सबसे पहले सॉल्यूशन में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सब क्लास 11th में या 12th में आप पढ़ते हो एक टॉपिक जिसको आप बोलते हो मिक्सचर। सबने सुना है? मिक्सचर मतलब किसी भी दो चीज़ों को आपने मिक्स करा रैंडमली, फिक्स अमाउंट नहीं लिया, रैंडमली आपने दो चीज़ों को मिक्स करा या तीन चीज़ों को मिक्स करा, चार को मिक्स करा, तो जो बना वो मिक्सचर है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मिक्सचर दो तरह का है। क्या क्या? या तो होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। ये सबको क्लियर है? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? आप सब एनसीईआरटी की एक लाइन अच्छे से याद रखो, सेम कंपोजिशन। कंपोजिशन वर्ड का मतलब जिसको नहीं समझ में आता है वो सुन ले। जैसे मान लो आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें आपने शुगर ऐड करा और आपने इसे सही से मिक्स कर दिया, एक बार स्टिर करा मतलब घुमा के एक बार सही से मिक्स कर दिया। आप चाहे स्टार्टिंग का पियो या एंड का, टेस्ट सेम रहेगा। क्यों टेस्ट सेम रहेगा? क्योंकि जो शुगर है वो ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्मली क्या हुई है? मिक्स हुई है। समझ आ गया? तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब हो गया यूनिफॉर्म मिक्सिंग से। समझ आ गया सभी को? तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें मिक्सिंग कैसी होगी? यूनिफॉर्म। हेट्रोजीनियस क्या होंगे? जिनमें मिक्सिंग कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। मेरी बात क्लियर है सभी को? पहले आप लिखिए जरा इस बेसिक बात को। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में आपको वही एक लाइन याद रखनी है जो एनसीईआरटी में गिवन है। दैट लाइन इज, लिख लो आप सब, मिक्सचर्स which have uniform composition. Mixtures which have uniform composition. मैं बहुत डिटेल में ये टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, आपको बस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है? हेट्रोजीनियस में आप क्या लिखेंगे? विच डू नॉट हैव, देखो मेरी बात सुनो, विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन आप ये भी लिख सकते हो, या विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आप ये भी लिख सकते हो। लिख लीजिए आप, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब बात आती है, चैप्टर तो आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, उसमें इसकी क्या ज़रूरत है? तो सॉल्यूशन में इसकी ज़रूरत क्या है? आप में से और भी लोग जिनको ये डाउट हो कि सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, या सॉल्यूशन की डेफिनेशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये गलत है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो चीज़ें हैं उनमें से एक का नाम आप सॉल्यूट रखते हो और एक का नाम क्या रखते हो? सॉल्वेंट। इन जनरल आप ये सब जानते होगे आप सब कि जो कम मात्रा में होता है उसको आप सॉल्यूट बोलते हो, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। सबको क्लियर है? बट सॉल्यूशन की ये डेफिनेशन नहीं है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? लिखिए आप नेक्स्ट सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, solution is a homogeneous mixture of two TWO2 or more components. Solution is a homogeneous mixture of two TWO2 or more components. ठीक है भाई, ये क्लियर है सभी को? दो या दो से अधिक कंपोनेंट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर आपने वाटर और शुगर ऐड करा तो इसमें सबसे पहले तो अंडरलाइन कर लो होमोजीनियस वर्ड को। आप में से अगर कोई भी होमोजीनियस वर्ड नहीं बोलता है सॉल्यूशन की डेफिनेशन में, तो वो डेफिनेशन गलत मानी जाएगी, ठीक है? यानी सॉल्यूशन अपने आप में एक मिक्सचर है क्या? मेरी बातों का जवाब देना आप पहले। सॉल्यूशन अपने आप में एक मिक्सचर है क्या? तो आप बोलोगे हाँ है, मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? इतनी बात क्लियर है सभी को? कंपोनेंट्स वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे?
कंपोनेंट्स का मतलब वो चीज़ें जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया शुगर और वाटर का, तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? दो। क्या क्या? एक शुगर और एक वाटर। समझ आ गया? आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें शुगर, सॉल्ट और वाटर ऐड करा, कितने कंपोनेंट्स हैं? तीन। क्या क्या? शुगर, सॉल्ट और वाटर। समझ आ गया? इसी के हिसाब से सॉल्यूशन के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी वर्ड से मतलब होगा जिसमें कितने कंपोनेंट्स हो? दो। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको मेनली जो पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन के ही बारे में पढ़ना है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे टर्शरी सॉल्यूशन या टर्नरी सॉल्यूशन ना पूछा जाए। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आप यही चीज़ लिखिए नेक्स्ट लाइन से, अ सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा आप, अ सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। A solution having two TWO2 components is called a binary solution. Is called a binary solution. आपकी बुकलेट में एक चीज़ और लिखी है, अगर आपने पढ़ा हो तो या आप पढ़िएगा, जो तीन वाले होते हैं जिनमें तीन कंपोनेंट्स हैं उसको टर्शरी ना बोल के ये नाम दिया जाता है, टर्नरी। ठीक है? चार वाले को क्या बोला जाता है? क्वाटर्नरी। ठीक है? बट ये सब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये आपकी बुकलेट में लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है बस। ठीक है? सिंपल सी चीज़। हाँ, अब मुझे आप बताओ, अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो कोई एक होगा जो ज़्यादा में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, कोई एक होगा जो कम अमाउंट में होगा, कम मात्रा में होगा। जो ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट नाम रख दिया, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट नाम रख दिया। देखिए आप नेक्स्ट लाइन से, the component present in larger amount, the component present in larger amount is called, क्या बोलोगे आप? solvent. And the component present in smaller amount, and the component present in smaller amount is called, इसका क्या नाम है? solute. And the component present in smaller amount is called solute. पीछे लिख लिया सभी ने? आप सब ने गर्ल साइड हो गया सबका? अच्छा, दूसरी चीज़, आप एक, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आप एक लाइन पढ़ोगे, उसमें लिखा है जनरली। ये जो स्टेटमेंट आपने अभी लिखा, इसके पहले एनसीईआरटी ने लिखा है जनरली। जनरली वर्ड का मतलब होता है अधिकतर, यानी ये जो बात आपने लिखी है ये अधिकतर तो सही है, बट हर जगह ये सही, बट नीट लेवल के एग्ज़ाम के लिए आपका काम इससे चल जाता है, इसलिए आपको यही डेफिनेशन बताई जाती है। लेकिन सही डेफिनेशन क्या है? मान लो आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, क्या सही डेफिनेशन है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, तो वो आप सुन लो। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो घुल जाए, और सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो अपने अंदर किसी को डिज़ोल्व कर ले, यानी घोल ले। जैसे वाटर और शुगर में कौन किसको डिज़ोल्व करेगा? वाटर किसको डिज़ोल्व करेगा? यानी कौन डिज़ोल्व होगा? इतनी बात क्लियर मेरी? यानी शुगर किसकी तरह काम करेगा? सॉल्यूट की तरह। वाटर किसकी तरह काम करेगा? समझ आ गया सभी को? कोई डाउट पीछे? ठीक है, आगे लिखिए अब आप। हाँ, एक चीज़ आप ज़रा समझाइए पहले, फिर आप लिखिएगा। एक ग्लास ऑफ वाटर है आपके पास, ये अपने आप में ये क्या सॉल्यूशन है? एक ग्लास में वाटर है, क्या ये सॉल्यूशन है? तो आप बोलोगे नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन में मिनिमम कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए? दो। यहाँ पे कितने? तो ये सॉल्यूशन नहीं है। पहली बात क्लियर? अच्छा, इसकी स्टेट अभी क्या है? वेरी गुड, लिक्विड फॉर्म में ये। इसमें आपने शुगर ऐड कर दिया, मिक्स करा, मिक्स करने के बाद एक बार शुगर मिक्स हो गई सही से, तो अभी भी इसकी स्टेट कैसी है? लिक्विड ही है। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखी भी है ये लाइन। अब ये क्या बन चुका है? अब ये क्या बन चुका है? पहले ये जो इक्वेशन की तरह मैंने लिखा, ये डायग्राम सबको समझ में आया? ठीक।
आप मुझे देख के बताओ इससे आप क्या कंक्लूड करोगे, ये किसकी तरह काम करता है यहाँ पे? ठीक है, ये किसकी तरह काम करेगा? वेरी गुड। आप मुझे ये बताओ सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सबको क्लियर है पीछे तक? लिखवा दूं मैं ये लाइन, लिखिए आप। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, द फिजिकल स्टेट of solution is generally decided by solvent. The physical state of solution is generally decided by, किसकी वजह से या किसकी, कौन डिसाइड करता है? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, इतना बेसिक? अच्छा, दूसरी चीज, अगर अब मैं बताऊं आपको एक टर्म, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जितने लोगों को नहीं क्लियर है सब लोग लिख लो पहले जल्दी से ये चीज, एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या डेफिनेशन होगी भाई इसकी? सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट, solution in which water acts as solvent, solution in which water acts as solvent। हो गया सभी का? अच्छा, यानी कि अच्छा, इस लाइन से आप एक चीज और सीखे हो क्या? आपने ये सीखा कि सॉल्यूशन का नाम भी कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट। समझ आ रहा है? अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसको नाम क्या दिया गया? एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट अमोनिया हुआ तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? उसको नाम दिया जाता है अमोनिकल सॉल्यूशन। समझ आ गया? सॉल्वेंट अगर अमोनिया है तो उसको नाम दिया जाता है अमोनिकल सॉल्यूशन। अब आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी से हटा दिए गए। पहले अमोनिकल सॉल्यूशन भी आपको पढ़ना होता था, अब नहीं। अब आपको सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन पढ़ना है। एक्वस सॉल्यूशन सबको क्लियर है या नहीं? कोई डाउट पीछे तक बॉयज़ में? क्लियर। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए या पहले आप सुनिए सब लोग, पेन वेन रख के ध्यान से सुनो सब लोग। आप मुझे बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से क्या बनता है? सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। सॉल्यूट कितने तरह का हो सकता है? अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो आप जानते हो 3 तरह का, या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड या फिर, तो ये 3 तरह का हो सकता है। ये भी कितने तरह का हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और, पहले इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बेस्ड ऑन दीज 3 स्टेट्स कितने तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं? कितने तरह के? सबको क्लियर है? कैसे? एक बार इसको ले लो और इन तीनों के साथ, ठीक है? एक बार इससे ले लो इन तीनों के साथ, अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी इसको नहीं क्लियर हो रहा है। एक बार इसको ले लो इन तीनों के साथ, कितने केसेस बनेंगे टोटल? 9। तो आप हेडिंग जो लिखोगे वो सुनना पहले ध्यान से। आप हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन, किसके बेसिस पे आप सॉल्यूशन के टाइप्स बता रहे हो? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, types of solution based on types of solution based on physical state of solute and solvent। चलिए अब आप लोग एक कॉलम बना लेना, देखिए किस तरीके से। अभी मुझे ड्रॉ कर लेने दो पहले आप। सबसे ज़्यादा जगह आप लास्ट वाले कॉलम में रखना। सबसे पहले वाले कॉलम में आपको लिखना है सॉल्यूट, नेक्स्ट वाले में सॉल्वेंट, देन सॉल्यूशन, और सबसे लास्ट वाले में जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जगह रखनी है वो है एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, या सिंपली एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। लिखिए
देखो फर्स्ट केस मैं समझा रहा हूँ आपको। मैंने बोला सॉलिड अगर ये हो तो 3 केस हो सकते हैं। सॉलिड के साथ कौन मिक्स हो, या सॉलिड किस में मिक्स हो, सॉलिड में ही। दूसरा क्या हो सकता है, सॉलिड विद लिक्विड। तीसरा सॉलिड विद गैस। क्या आप इन तीनों के नाम बता सकते हो? अभी लिखो नहीं, पहले सुनना मेरी बात को अच्छे से। आप लोगों ने लिख लिया क्या? ये भी लिख लिया? आप सुनिएगा, पहले लिखने का टाइम मैं दे दूंगा। जैसे इसको आप क्या नाम दोगे? इन दोनों में से कौन नाम डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट या सॉल्यूट? तो पहले वाले केस को क्या नाम दिया जाएगा? आप नाम दोगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों? सॉल्वेंट कौन है? सेकंड वाले को क्या नाम दोगे? थर्ड वाले को? समझ आ गया? इस तरीके से नाम रखे जाते हैं। अब मैं लिखवा रहा हूँ, जो आप वो लिखना शुरू करिए। सबसे फर्स्ट केस आप लिखिए ये वाला, लिखिए जल्दी से। आप नाम लिखते चलिएगा। दिस इज कॉल्ड, आपने बोला सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, पीछे बॉयज में क्लियर है? सेकंड केस लिक्विड सॉलिड। आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा है या बड़ा लिखूं? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो गैस सॉलिड। मुझे बताओ तीनों ही केसेस में क्या सेम नाम होगा? बोलो भाई, क्यों? तीनों में सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड है, तो तीनों के नाम भी सॉलिड सॉल्यूशन ही हो जाएंगे। अभी आपको एग्जाम्पल वाले साइड कुछ नहीं लिखना है, आपको इधर लिखते चलना है। इतना समझ में आ गया है सभी को? लिखिए आप। नेक्स्ट, सॉलिड विद लिक्विड। नाम बता लो क्या? क्या नाम होगा? वेरी गुड, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट केस लिक्विड विद लिक्विड। एक बार आप ये 3 केसेस और देख लो एक साथ, और ये बता दो क्या तीनों के नाम सेम होंगे? बोलो भाई, इधर गर्ल्स में क्लियर है सभी को? लिखिए आप जल्दी से। तीनों के नाम क्या होंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा? इधर सॉलिड हो और यहाँ क्या हो? गैस। या इधर लिक्विड हो और इधर हो गैस, या यहाँ पर गैस मिक्स्ड इन गैस। नाम बताइए आप इस केस का। गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, तो नाम हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ तीनों के नाम सेम होंगे क्या? तीनों में सॉल्वेंट गैस ही है। पहले इतना देख लो, सब लोग लिख लो सही से, समझ लो। कोई डाउट हो तो आप पूछ लो किसी को भी। इस तरीके से आप नाम डिसाइड करते हैं सॉल्यूशन के क्या नाम होंगे। Name of solution is written on the basis of name of solute or solvent? Solvent. हो गया यहाँ तक सभी का? अब मैं एग्जाम्पल्स बोलता जा रहा हूँ, आप लोग पहले सुनिएगा और बताइएगा ये एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आएगा। ये एनसीईआरटी में ही गिवन एग्जाम्पल्स हैं। इतना हो गया है सभी का? चलो अब सुनना फिर आप ध्यान से। लिखिए आप फर्स्ट, लिखिए नहीं, पहले सुनिए आप।
और बताइए किस कैटेगरी में आएगा। इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर किस में आएगा? क्योंकि इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी कैसा है, यानी आप इसके सामने लिखो एग्जाम्पल वाले साइड में, इथेनॉल इन वाटर, आराम से ढूंढ के, जल्दबाजी नहीं करना। इथेनॉल इन वाटर, समझ आ गया? इथेनॉल इन वाटर, क्लियर है आप सभी को? ओके, नेक्स्ट आप बताइए, ग्लूकोज इन वाटर, बॉयज में ग्लूकोज कैसा है, सॉलिड, और वाटर कैसा है, तो क्या इस केस में आएगा? तो इसके सामने आप लिखिएगा, देख लीजिए आप अपनी कॉपी में कहाँ पे लिखा है, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। मान लो आपसे मैंने बोला होता है यूरिया इन वाटर, लिखना नहीं बस सुनना, यूरिया इन वाटर, यूरिया भी अपने आप में कैसा सब्सटेंस है, सॉलिड, और वाटर कैसा है, क्या वो भी इसी कैटेगरी में आता है? नेक्स्ट, पहले सुनो, ऑक्सीजन इन वाटर, समझ आ गया सभी को? ऑक्सीजन अपने आप में गैस है और वाटर लिक्विड, यानी इस वाले में लिखिए आप, ऑक्सीजन इन वाटर। हो गया सभी का? इधर बॉयज साइड। नेक्स्ट, कॉपर इन गोल्ड, क्यों सॉलिड? कॉपर भी सॉलिड है और गोल्ड भी कैसा है, फर्स्ट वाले में, कॉपर इन गोल्ड। जब मैं बोल रहा हूं कॉपर इन गोल्ड, तो किसको मिक्स किया गया है और किस में मिक्स किया गया है? कॉपर को मिक्स किया गया है किस में, लिखिए। मरकरी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिखो आप, अमलगम ऑफ, पहले सुनो, अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम, तो मरकरी तो लिक्विड हो गया और सोडियम कैसा हो गया, समझ आ गया? लिखिए इसके सामने, अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम या विद सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। ये वाला केस जो है, इस पे अलग से एक चैप्टर था जो अब हटा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है? खैर अब आपको ज़रूरत नहीं है, मैं पहले एग्जांपल बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, तो हाइड्रोजन तो गैस है अपने आप में, ये सबको पता है, H2 गैस। पैलेडियम क्या होता है, PD, PD इज अ सॉलिड, तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, इसके सामने लिखिए, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। आप PD लिख सकते हैं, कैपिटल P स्मॉल d, ये सिंबल होता है उसका। हो गया इतने केसेस? अगला एग्जांपल बताओ आप, ढूंढना सही से, यहां तक सबने लिख लिया भाई? नेक्स्ट, कैम्फर इन N2, कैम्फर क्या है, सॉलिड, N2 कैसा है, ठीक है? तो इस कैटेगरी में आप लिखोगे, या इसके सामने, कैम्फर इन N2। ठीक है? नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड, और ऑक्सीजन क्या है, समझ आया? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, क्लोरोफॉर्म, इसके सामने लिखिएगा आप, क्लोरोफॉर्म, आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, चाहें तो आप पूरा लिख लें, क्लोरोफॉर्म विद ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट बताइए आप, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों ही गैसेस हैं, समझ आ गए एग्जाम्पल सारे? लिखिए लास्ट वाले के सामने, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
हो गया सबका? यहाँ तक क्लियर जो भी बताया आपको? ये बेसिक बातें थी जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब इसके बाद एक पॉइंट आपको लिखा हुआ है, वो अलग से लिख लो मिक्सचर पे, मैं स्टार्टिंग में लिखवाना भूल गया, लेकिन अभी भी लिख लीजिए आप। पहले सुनिए, आपको में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए डायरेक्टली आपसे नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रास क्या होता है? किसका किसका? कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन। ठीक है। वैसे जर्मन सिल्वर क्या होता है? ये भी अलॉय है। किसका? कॉपर, जिंक एंड निकल। ठीक है, तीनों एक एक करके लिखो जल्दी से। सबसे पहले ब्रास, पॉइंट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट अलग से। ब्रास, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये हो गया ब्रास, उसको आप ब्रास बोलते हैं। दूसरा आप लिखिए जर्मन सिल्वर। मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। हो गया सबका? थर्ड वन इज ब्रॉन्ज, BRONZE, ब्रॉन्ज। इसमें क्या बताया था आपने? कॉपर एंड टिन। टिन का सिंबल SN। टिन का सिंबल ये होता है S कैपिटल N स्मॉल। मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तीनों पॉइंट क्लियर? ठीक है। एनसीईआरटी के मैक्सिमम पॉइंट्स मैं लिखवा दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार जब चैप्टर ख़त्म होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लें। जो पॉइंट छूटे आप पूछ लें, जो भी डाउट है। मैं कोशिश करूँगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूँ। हो गया सभी का? ओके, नेक्स्ट अगला टर्म एनसीईआरटी के हिसाब से, आप क्लास 12th की एनसीईआरटी के हिसाब से एक टर्म दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग क्या समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन से, या आप क्या जानते हैं? आप सबने मोलैरिटी ये सब पढ़ा होगा पहले। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही हैं। तो क्या आप समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से? सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रेशन, सुनना आप मेरी बात, ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोल पर लीटर। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? 5 मोल पर लीटर का। तो कौन सा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है? 5 मोल पर लीटर वाला। किसके रिस्पेक्ट में? 1 मोल पर लीटर वाले के। और 1 मोल पर लीटर वाला क्या है? डाइल्यूट है। किसके रिस्पेक्ट में? समझ में आई पूरी क्लास को मेरी बात? तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, इसको बस आप इतना ध्यान रखिए। दूसरी चीज, एनसीईआरटी में ये लिखा है कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का बताने के या डिस्क्राइब करने के 2 तरीके हैं। आप बताना इसका मतलब जरा आप लोग। एक वर्ड ये लिखा है और एक वर्ड ये लिखा है, क्या मतलब है इनका? किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिस्क्राइब करने के ये 2 तरीके हैं। आप इनसे क्या समझते हैं? चलो देखो, ध्यान से सुनो। क्वालिटेटिव मतलब आप उस सॉल्यूशन के बारे में सिर्फ इतना बता सकते हो कि वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर सॉल्यूट की मात्रा कम हुई तो आप सब जानते हो उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट बोला जाता है। सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो वो टॉपिक आप किस में पढ़ते हो? क्वांटिटेटिव में। क्या मेरी बात समझ आई? क्वालिटेटिव में आपको वैल्यूज दी होंगी और देख के आप सिर्फ क्या बता पाओगे? डाइल्यूट है सॉल्यूशन या फिर
कॉन्सेंट्रेटेड है। और क्वांटिटेटिव में आप क्या बताओगे, आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे। तो आपको ये डाउट होगा कि सर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का क्या मतलब, यानी जो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास बाय मास परसेंटेज, ये सारे टॉपिक किस में आएंगे, क्वालिटेटिव में या क्वांटिटेटिव में? आई होप अब समझ में आ गई होगी मेरी बात, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिख लिया आपने, अंडरलाइन कर लीजिए आप इसमें और लिखिए concentration of solution can be expressed, concentration of solution can be expressed, concentration of solution can be expressed, ये दोनों वर्ड लिख लीजिए, qualitatively और quantitatively। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से अब आप लिखना, आप बताओ जरा क्वालिटेटिवली में आप क्या बताओगे, वेदर अ सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड और इट इज, देखिए नेक्स्ट लाइन से, क्वालिटेटिवली अ सॉल्यूशन मे बी डाइल्यूट और इट मे बी कॉन्सेंट्रेटेड। क्वालिटेटिवली a solution may be dilute or it may be concentrated. Qualitatively a solution may be dilute or it may be concentrated। हो गया सभी का पीछे, क्लियर है ये बातें? ओके तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वही मास बाय मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, सबके दिमाग में ये क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग वेज, WAYS, वेज टू रिप्रेजेंट या टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अंडरलाइन कर लीजिए आप इसे। एक चीज आप लोग और बता दो तो मैं आगे पढ़ाऊं, क्या पूरी क्लास को कंपोनेंट्स का मतलब क्लियर हो गया? कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है, ठीक है। अगर दो कंपोनेंट है तो उनमें से एक सॉल्यूट होगा और एक, अगर तीन कंपोनेंट है तो एक सॉल्वेंट होगा और दो क्या होंगे, सबको क्लियर है? सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहला फर्स्ट टर्म डालिए, मास बाय मास परसेंटेज, यानी M बाय M परसेंटेज। फर्स्ट टर्म इज M बाय M परसेंटेज। क्या आप लोग ये जानते हो इसी को आप W बाय W परसेंटेज भी बोलते हो? लिख लीजिए। चलो अब आप लोग मुझे पहले इसकी डेफिनेशन बताओ, फॉर्मूला नहीं पूछा है मैंने, डेफिनेशन क्या है इसकी? अच्छा एक बात बताओ, चलो परसेंटेज है तो बेंचमार्क कितना होगा, 100, ये सबको क्लियर है। परसेंटेज आप कितने में से नापते हो, 100 में से ही, यानी बेंचमार्क 100 होगा। तो इसकी डेफिनेशन आप पहले तो ध्यान रखें, डेफिनेशन सुनना, अभी लिखना नहीं। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। 100 ग्राम क्यों है, पूरी क्लास को क्लियर है? ठीक, आपकी बुकलेट में इसकी डेफिनेशन लिखी है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो उन्होंने मैंने कंपोनेंट बोला, उन्होंने कंपोनेंट की जगह क्या लिख दिया है? तो आप जान रहे हो कंपोनेंट दो ही हैं, सॉल्यूट और, लिखिए आप डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, amount of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चलो, जिसको फॉर्मूले याद रखने में प्रॉब्लम होती हो या दिक्कत होती हो वो भी सुने ध्यान से, आप आसानी से याद रख लोगे। अब मैं पूछूं आपसे, अगर m/m परसेंटेज सॉल्यूट का, तो हमेशा आप ध्यान रखिए जितने फॉर्मूले अब आप पढ़ोगे उसमें जो डिनोमिनेटर है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसमें पहले एक चीज़ तो क्लियर है, मल्टीप्लाई किससे करना है, परसेंटेज है, क्योंकि नीचे क्या होगा, मास होगा, और मैंने बोला नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए होता है, तो नीचे मास किसका आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर क्या आएगा, ऊपर वो चीज़ आएगी जिसके बारे में आप निकाल रहे हो, किसके बारे में निकाल रहे हो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ, लिखिए आप फॉर्मूला जल्दी से, हो गया सबका। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं m/m परसेंटेज सॉल्वेंट का बताऊं, क्या लिख लोगे इसका फॉर्मूला, ऊपर क्या आएगा इस बार, मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे क्या आएगा, इन 200, जल्दी से आप लिख लीजिए। इसमें ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। क्लियर है लास्ट में सभी को। मैं अगर एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन टफ करूंगा, आप सुनते चलिएगा जरा ध्यान से। ये लिखना नहीं है अभी, आप बस बताना सामने देख के, ये बहुत आसान सा सवाल है, आप कर लोगे। आपसे बोला जाए 15 ग्राम NaCl इज मिक्स्ड इन 35 ग्राम वाटर। आपसे बोला जाए फाइंड m/m परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। सबसे पहले देख के बताओ कितने कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में, कौन कौन से, NaCl है और वाटर है। NaCl किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, वाटर किसका काम करेगा, सबको इतना क्लियर। क्या आपको पूरे सॉल्यूशन का मास की ज़रूरत है, हाँ है, पूरे सॉल्यूशन का मास क्या 50 ग्राम हो जाएगा, दिख रहा है सभी को, दिस प्लस दिस, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं m/m परसेंटेज ऑफ, कोई स्टूडेंट लिखे सॉल्यूट और कोई स्टूडेंट लिखे NaCl, क्या सेम बात है, क्या आंसर होगा, ऊपर 15 ग्राम, नीचे 15 ग्राम प्लस 35 ग्राम इनटू, क्या सेकंड वाला m/m परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट आप खुद से लिख लोगे, लिखिए जल्दी से इस बेसिक क्वेश्चन को। कितना आंसर आ रहा है इसका, 30%, सबको दिख रहा है। एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ इसमें, वैसे आपको क्लियर ही होगी बट सुन लीजिएगा। पहला वाला 30%, तो दूसरा वाला कितना आएगा 70%। ये अंडरस्टूड है सभी को, पीछे तक बॉयज़ में हो गया आप सभी का, समझ में आ गया, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये। गर्ल्स में पीछे इस साइड क्लियर है। 30% और मास बाय मास परसेंट आप सॉल्वेंट लिखें या वाटर लिखें, सेम बात है। आप केमिस्ट्री में कितने अच्छे से चीज़ों को लिख रहे हो अपने नोट्स में, इससे भी डिपेंड करेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर होंगे। कई स्टूडेंट, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपके बहुत मार्क्स आ रहे हैं अच्छे, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से लिखना शुरू करिए, आपके मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कई स्टूडेंट लिखेंगे डेंसिटी, अब वो डेंसिटी सॉल्यूट की भी हो सकती है, सॉल्वेंट की भी हो सकती है और सॉल्यूशन की भी हो सकती है, लेकिन जो सही से प्रैक्टिस कर रहा है वो पूरा लिखेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप सही से लिखना शुरू करिए, देखिए आपको रिजल्ट में इम्पैक्ट दिखेगा उसका, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर है, कोई बात नहीं, आप टाइम बचा सकते हैं। कर लिया इतना सभी ने, 30% और 70% क्लियर है।
ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो आप लिखिए, व्हाट डज 20%, what does 20% m by m aqueous solution of glucose means? सिंपल से एक लाइन दी है, आपको इसका मतलब बताना है, इससे आप क्या समझते हैं या इससे आप क्या लिख सकते हैं। लिखो नहीं, अब आप सामने देखो बस। आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, बाकियों को आप सुनने दीजिए, आप भी सुन लीजिए। 20% m बाय m का मतलब, मैंने आपको बोला था परसेंटेज है तो लेट क्या करोगे 100, और किसको लेट करोगे, सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन को। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, लेट कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में आप मुझे बता दो ग्लूकोज कितना ग्राम होगा, 20 ग्राम। तो वाटर कितना होगा, 80 ग्राम। पहली चीज़ तो ये क्लियर। दूसरी चीज़ लिख लेना आराम से, अभी आप पहले सुन लो। इस क्वेश्चन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट सबको क्लियर है। सॉल्वेंट कौन है, क्यों वाटर है, एक्वस की बात हो रही है। तो अगर ये सॉल्वेंट वाटर हो गया तो ये क्या होगा फिर, ठीक है। तो जिसको बेसिक से लिखना हो वो पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखे, उसके बाद ये लिखिए। जल्दी से आप लिखिए, सॉल्यूट ग्लूकोज, सॉल्वेंट वाटर। बाकी इस लाइन से या इस लाइन का ये मतलब है। पूरी क्लास एक बार बता दो, 100 ग्राम आपने क्यों लेट कराए, क्योंकि परसेंटेज है, ठीक है ना। आप 100 ही लेट करते हो परसेंटेज में। अब देखिए, इसी स्टेटमेंट को देने के बाद आपसे कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, ये आप खुद सोच सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनो उस चीज़ों को, तो आप खुद समझ सकते हो क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लो इतना सवाल लिख दिया और मैंने बोला मोल्स ऑफ, ये लाइन लिख दी, आपसे पूछा मोल्स ऑफ ग्लूकोज, एक क्वेश्चन बन गया। कैसे निकालोगे मोल्स, गिवन मास अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास पता होता है सभी को, 180 होता है, ठीक। इसी में आपसे दूसरा पार्ट पूछ लिया, मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का गिवन मास पता है, मोलर मास से डिवाइड करोगे, 2 क्वेश्चन बन गए। इसी क्वेश्चन में आपको अब सबसे ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन आपके में बनते हैं या स्टूडेंट को जो टफ लगते हैं वो डेंसिटी से रिलेट करने के होते हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बोल दिया, आप लोग खुद बताइएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बताओ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी का एक फॉर्मूला है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम आपको निकालना है। डेंसिटी मैंने दे दी, क्या मास आपको पता है सॉल्यूशन का, कितना पता है, दिख रहा है सभी को या नहीं। 3 तरह के सवाल इसी से बन गए, समझे। लिखिए आप इसी डेटा का बी पार्ट लिखिए, फाइंड, जो गिवन डेटा है, जो गिवन क्वेश्चन है उसी का बी पार्ट लिखिए आप, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन if density of solution is, if density of solution is 2 gram per ml, density of solution is 2 gram per ml। कर लोगे आप लोग, आसान सा सवाल है, सही से लिखना आप अपनी कॉपी में। जिस भी स्टूडेंट को डाउट है वो पूछ ले, लिखेगा आप चीज़ों को एकदम बेसिक से। सबसे पहले आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखिए। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो इस क्वेश्चन, इसी का पार्ट है बी। आप ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक गलती आप लोग और करते हो, जल्दबाजी में आप यूनिट्स वगैरह नहीं लिखते हो। देखो अभी आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो। स्टूडेंट का अप्रोच गलत कहाँ होता है, वो क्लास में जब बैठा होता है तो वो अप्रोच रखता है एग्ज़ाम वाला कि जल्दी जल्दी कर लें, कम लिखना पड़े। आप अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, अभी आप सीख रहे हो। आप जितना अच्छे से लिखोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। जो जल्दीबाजी वाला काम है या जो टाइम बचाने वाला काम है वो कहाँ पे करना है आपको, वो एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से लिखिए। डेंसिटी मैंने कितनी दी है, 2 ग्राम पर ml। मास आपको सॉल्यूशन का पता है क्या, 100 ग्राम। निकालना क्या है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन सी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आ रहा है आपका, 50 ml आ रहा है सभी का, पीछे हो गया है, ठीक। समझते चलना आप, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन स्टफ करूंगा, आप समझते जाइएगा। ये डेंसिटी वाला रिलेट करना आ गया सबको, ठीक है। चलो अगला एक यूनिटरी मेथड पे बेस्ड सवाल पहले बताना, इसको लिख लें दो जिसका बचा है पहले। चलो बताओ, यही डेटा होता, सब लोग सुन रहे हो ना, सेम यही डेटा होता और आपसे पूछता फाइंड द मास ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम सॉल्यूशन। ये डेटा देता आपको और क्वेश्चन देता फाइंड द मास ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो ये 20 ग्राम है। अगर ये 500 ग्राम हो रहा है यानी इसका 5 गुना हो रहा है, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, यानी 100 ग्राम हो जाएगा। इसी को यूनिटरी मेथड में आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सुनना अभी लिखना नहीं, कितना है 20 ग्राम क्या है ग्लूकोज, बोलो भाई। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज होगा, 20/100 ग्राम। आपसे कितने ग्राम में पूछा गया है, 500 ग्राम ग्लूकोज में, तो क्या आंसर होगा 20/100 इंटू 500। क्या आंसर आ जाएगा 100 ग्राम क्या ग्लूकोज। लिखिए इस क्वेश्चन का सी पार्ट, फाइंड द, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, फाइंड द amount of glucose in 700 gram solution, in 700 gram solution, 700 gram solution, फाइंड द अमाउंट ऑफ, क्या बोला मैंने, ग्लूकोज इन 700 ग्राम। कर लोगे सब लोग, मैंने यहाँ 500 से समझाया, दिया कितना है आपको 700, कर लोगे ना सब लोग। अच्छे से लिख लेना आप ये पूरे स्टेप्स, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो जल्दबाजी नहीं करना। बस 500 की जगह मैंने आपको 700 दे दिया है, जल्दबाजी में 500 ही मत लिख लेना आप। हो गया आपका, क्या आंसर आ रहा है 140 ग्राम, पीछे हो जाएगा 140 ग्राम, गर्ल्स में पीछे क्लियर है 140 ग्राम, बोलो सबका हो गया, अभी सबका आंसर 140 ग्राम आ गया। अब देख लीजिए आज जो मैंने बेसिक पढ़ाया है इन सबको क्लियर है। सबसे पहले स्टार्टिंग से निकाल लो एक बार जल्दी से, 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ मैं। सबसे पहले मिक्सचर कितने तरह के हैं, होमोजीनियस और, सबको क्लियर है। किसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, किसमें नॉन यूनिफॉर्म। सॉल्यूशन अपने आप में होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस, कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए सॉल्यूशन में, मिनिमम 2 कंपोनेंट वाले का नाम बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट वाले का एंड सो ऑन, ठीक है। अगर 2 कंपोनेंट हैं तो एक का नाम, किसका नाम सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा हो सॉल्वेंट, क्लियर है। हाँ सही डेफिनेशन क्या है, जो घुल जाए वो, और जो घोल ले अपने अंदर, क्लियर है सभी को। इसके बाद मैंने आपको बताया एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन, क्लियर है सबको, जिसमें वाटर किसका काम करे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उनके नाम कैसे रखे जाते हैं, सॉल्वेंट को देखते हुए या सॉल्यूट को देखते हुए, सॉल्वेंट को देखते हुए। तो कितने तरह के सॉल्यूशन आपने लिखे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, 9। कौन कौन से,
सॉलिड सॉल्यूशन के 3 केस, 3 लिक्विड के और 3 ओके। नेक्स्ट पेज पे फिर आपने क्या पढ़ा? हाँ, ये 3 पॉइंट याद रहेंगे एनसीईआरटी में दिए हुए, ब्रास, जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज। उसके बाद अगला टॉपिक आपने क्या पढ़ा? ये क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताने के या लिखने के 2 तरीके हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, एक क्वालिटेटिवली और एक क्वालिटेटिवली। आप सिर्फ क्या बताते हो? सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड और इट इज, लेकिन जब आपको वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, तरीका होगा। उसमें सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के या लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें सबसे पहला तरीका आज आपने पढ़ा, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। क्लियर है सबको?